नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख और इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का और दिया वक्त। पहले 22 मई को ट्विन टावर को करना था जमींदोज, लेकिन अब 28 अगस्त तक का मिला समय। सपा विधायक आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत का किया विरोध। बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने साधा निशाना, कहा राहुल और प्रियंका से बड़ा कोई हिंदू नहीं। आज शेयर बाजार ने पकड़ी रफ्तार, 1345 अंक की मजबूती के साथ सेंसेक्स 54,318 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 417 अंक की बढ़त के साथ 16,259 के स्तर पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। इन सुर्खियों के अलावा आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद दिन भर चर्चा में रहा। वाराणसी की सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर रोक नहीं लगाई। फिर से सर्वे रिपोर्ट सिविल कोर्ट पे पेश नहीं हो पाई और बहुत कुछ हुआ इस मामले में, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूपी में नाम बदलने की सियासत पर भी होगी चर्चा। अब एक और नए जिले का नाम बदलने के संकेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसके अलावा देखेंगे कैसे मोदी मंत्रिमंडल से जेडीयू बाहर आने का निकाल रही है रास्ता। इसके साथ ही समझेंगे उदयपुर में लिए गए फैसले को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है कांग्रेस, और बात करेंगे देश में महंगाई से लोगों की बढ़ती परेशानी की। इन खास खबरों के अलावा कुछ और खबरों पर भी होगी हमारी नजर, जो आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज बेहद खास दिन था। सर्वे का काम पूरा हो चुका था और आज सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की सिविल कोर्ट में पेश होनी थी। तो दूसरी ओर इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन ना तो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो पाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक लगाई। सर्वे करने वाली टीम ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे सिविल कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तो अब कब होगी सुनवाई और क्या आदेश दिया कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन आज का दिन ज्ञानवापी विवाद के लिए काफी खास माना जा रहा था, क्योंकि एक ही मामले को लेकर आज 2 अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई। जहां एक तरफ वाराणसी कोर्ट में आज मस्जिद के 3 दिन तक हुए सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी थी, तो वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और आज दोनों ही कोर्ट में सुनवाई हुई। वाराणसी कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। सर्वे टीम की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट को तैयार करने में 2 दिन का वक्त और लग जाएगा, इसलिए रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी जाए और कोर्ट ने समय भी दे दिया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को सर्वे टीम से हटा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष भी अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। अब विशाल सिंह कोर्ट में रिपोर्ट जमा करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सर्वे के खिलाफ दायर की गई, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, पहले निचली कोर्ट को फैसला करने दीजिए। इसके अलावा सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करे जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है। तो दोस्तों, ज्ञानवापी का विवाद अब लंबे वक्त तक चलता नजर आ रहा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के नमाज पढ़ने पर तो कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन उस जगह पर अब कोई नहीं जाएगा जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। मंदिर और मस्जिद के विवाद के साथ ही यूपी में शहरों के नामों को लेकर भी विवाद चल रहा है। योगी सरकार एक के बाद एक शहर के नाम बदल रही है और अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम को लेकर यहां पर चर्चा जोरों पर है। मंगलवार सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट ने राजधानी लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें तेज कर दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शेष अवतार भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएम योगी के ट्वीट में पहली बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इसी ट्वीट के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि लखनऊ का नाम भगवान लक्ष्मण के नाम पर किया जा सकता है। दरअसल कई लोग इस ट्वीट में सीएम योगी की ओर से लक्ष्मण
लक्ष्मण की पावन नगरी लिखे जाने को इसका संकेत मान रहे हैं। ये अटकल इसलिए भी लग रही है क्योंकि इससे पहले लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी और लखनपुर करने की मांग कई बार उठ चुकी है। गौरतलब है कि 2017 में यूपी की सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में सबसे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला गया। योगी राज के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अगस्त 2018 में मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी कैबिनेट ने फैजाबाद जिले का नाम भी अयोध्या कर दिया, यानी अयोध्या शहर जिस फैजाबाद जिले के अंतर्गत आता था और उसका स्वरूप भी बदल दिया गया और पूरे जिले को अयोध्या बना दिया गया। तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था और योगी सरकार के लिए नाम बदलना आम बात है। 2018 में सीएम योगी ने खुद कहा था कि आगे अगर कभी भी शहर जिले का नाम बदलने की जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार विचार करेगी, यानी योगी राज में नाम बदलने की सियासत जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि अभी भी सरकार के पास शहरों के नाम बदलने की लंबी लिस्ट है और भविष्य में यूपी के अंदर शहरों के नए नाम देखने को मिल सकते हैं। शहर के नामों में भी बीजेपी सरकार धर्म का एंगल तलाश लेती है, तो दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगियों में हलचल मची हुई है। एनडीए में बीजेपी का सबसे बड़ा गठबंधन सहयोगी अब उससे दूर जाता नजर आ रहा है। मोदी सरकार में जेडीयू का एक मंत्री है और अब जेडीयू जो रणनीति बना रही है उससे एक मंत्री पद भी जेडीयू छोड़ने की तैयारी में है। जेडीयू और बीजेपी के बीच की तकरार किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार जेडीयू के अंदर की तकरार भी निकलकर सामने आ गई है और इस बार तकरार का असर मोदी कैबिनेट में मंत्री आरसीपी सिंह की कुर्सी पर पड़ता नजर आ रहा है। वो मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। आरसीपी सिंह को बीजेपी नेताओं का करीबी माना जाता है, जिसे लेकर जेडीयू के ज्यादातर नेता पहले से ही उनसे नाराज चल रहे थे और इस नाराजगी के चलते ही अब आरसीपी सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। राज्यसभा में आरसीपी सिंह का कार्यकाल इस साल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है और अगर जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन जिन 5 सीटों पर चुनाव है उनमें से जेडीयू ने अपने कोटे की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लल्लन सिंह समेत जेडीयू के टॉप नेता आरसीपी सिंह को संसद के ऊपरी सदन में भेजने को तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण आरसीपी सिंह और जेडीयू नेताओं के बीच मनमुटाव है। खासकर लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह के संबंधों में तब से खटास है जब सिंह जेडीयू के अध्यक्ष थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के दौरान खुद के लिए बर्थ सुरक्षित कर ली थी, जबकि लल्लन सिंह भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे। दरअसल पार्टी अध्यक्ष होने के नाते पार्टी ने उन्हें भाजपा के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी गई थी। जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल में 3 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। आरसीपी सिंह ने 1 सीट पर ही समझौता कर लिया, जिसके बाद पार्टी में उनका खुलकर विरोध शुरू हो गया। आरसीपी सिंह ने करीब 1 साल पहले लल्लन सिंह को मंत्री बनने से रोक दिया था, तो अब लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह के रास्ते में रोड़े अटका दिए हैं। आरसीपी सिंह फंस गए हैं। राज्यसभा का टिकट जेडीयू ने नहीं दिया तो उनका मंत्री पद भी चला जाएगा, क्योंकि संवैधानिक नियमों के मुताबिक उन्हें 6 महीने में लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी होगा। टिकट को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह मुश्किल में फंस गए हैं, तो दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी और ईमानदारी से मेहनत करने वालों को इनाम मिलेगा। कांग्रेस में इस बार काम करने वालों को ही मौका दिया जाएगा। जो ईमानदारी से काम करेगा उसे आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए पार्टी ने उदयपुर में फैसला किया था कि एक ही पद पर वर्षों तक किसी का कब्जा नहीं रहेगा। 5 साल के बाद हर व्यक्ति को 3 साल का आराम दिया जाएगा, जिसे कूलिंग पीरियड कहा गया है। इस बारे में आज जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने कहा कि हमें ढांचागत बदलाव करने की जरूरत है। हमारा प्रयास है कि काम करने वालों को इनाम दिया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए जाएं। हमने पार्टी संगठन में 50% लोगों को 50 वर्ष से कम के रखने का निर्णय लिया है, ताकि हर स्तर पर युवाओं को मौका मिले। अंडर 50 का हमारा फैसला नव संकल्प ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। माकन ने कहा कि हम सभी पदाधिकारियों के लिए 5 साल में पद छोड़ने के नियम को सख्ती से लागू करेंगे, लेकिन इस नियम से अध्यक्ष पद पर बैठे नेता को छूट होगी। उन्होंने इस पर कांग्रेस के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान में अध्यक्ष पद के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बीते कुछ दशकों में लोकतंत्र के हथियार बदल गए हैं और उसके साथ
कदम ताल करने के लिए बदलाव जरूरी है। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में कांग्रेस के महासचिवों की 1 घंटे की बैठक हुई और बुधवार को फिर एक बैठक होनी है, जिसमें नव संकल्प शिविर में लिए गए फैसलों को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही माकन ने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत को नफरत से तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसे हम टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी में चिंता दिखाई देने लगी है। कांग्रेस का चिंतन शिविर समाप्त होने के साथ ही बीजेपी ने भी गुजरात को लेकर चिंतन शिविर लगा लिया और पार्टी ने जो फैसले लिए उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी इस बार कांग्रेस से डरी हुई है। तो क्या फैसला लिया बीजेपी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2017 में गुजरात में कांग्रेस मामूली अंतर से सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी को घेर रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को सिर्फ गुजरात के लिए 2 दिन का चिंतन शिविर बुलाना पड़ा। इस चिंतन शिविर से साफ है कि कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म हो गया है। बीजेपी के इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल थे। खबरों की माने तो पार्टी आलाकमान ने गुजरात के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक 4 या इससे ज्यादा बार चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट नहीं देगी। साथ ही बीजेपी आलाकमान ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोकने के लिए भी एक रणनीति तैयार की है। बीते कुछ हफ्तों में आप के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य में सरकारी स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राज्य में आप के इन दावों से कैसे निपटा जाए, बीजेपी ने अपने चिंतन शिविर में इस पर भी चर्चा की है। और वहीं पाटीदार नेता और खोडलधाम ट्रस्ट अध्यक्ष के भी राजनीति में आने की चर्चाएं चल रही हैं। उनके मुताबिक जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वो कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सार्वजनिक तौर पर नरेश पटेल को लेकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने 182 में से 150 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। चुनावी रणनीति के तौर पर पार्टी ने इस बार आदिवासी बेल्ट पर फोकस करने का फैसला किया है, जहां अनुसूचित जाति के लिए 27 सीटें आरक्षित है। इसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में कांग्रेस ने यहां 15 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में 9 सीटें आई थीं। वहीं आप के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी और 1 निर्दलीय ने जीती थी। गुजरात में बीजेपी 24 सालों से सत्ता में है। 2017 में पार्टी को 99 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी की हालत पहले से भी ज्यादा खस्ता है। इस बार गुजरात की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं डरी, बल्कि वो विदेशी ताकतों से भी डरी हुई दिख रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार पहले तो गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई, लेकिन अब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो अब सरकार इसमें छूट देने की तैयारी में जुट गई। तो कैसे अमेरिका के आगे कमजोर पड़ी मोदी सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इस वक्त महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। जनता बेहाल है और मोदी सरकार मस्त है। देश में ये पहली बार है जब 1 साल के अंदर आटे की कीमत में 13% का इजाफा किया गया है। गेहूं की बढ़ती कीमत ने आम आदमी की थाली से रोटी भी कम कर दी है, जिसके बाद भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। यूरोपीय बाजारों में गेहूं के दाम 435 यूरो यानी $453 प्रति टन पर जा पहुंचे हैं। पहले से ही रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद गेहूं के दामों में आग लगी थी। अब घरेलू बाजार में गेहूं के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के फैसले के बाद गेहूं के दाम आसमान पर जा पहुंचे हैं। भारत सरकार के इस फैसले पर अमेरिका ने भी ऐतराज जताया था और भारत से अपने फैसले पर विचार करने को कहा था। अब भारत ने अमेरिका के दबाव में अपने फैसले में बदलाव कर लिया है। साथ ही कहा था कि भारत के इस कदम से दुनिया भूखी मर जाएगी। अमेरिका के ऐतराज को देखते हुए भारत ने अपने फैसले में तब्दीली कर दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई या उससे पहले उनके सिस्टम में उन खेपों को पंजीकृत कर लिया गया है, उन्हें निर्यात के लिए इजाजत दी जाएगी। आपको बता दें कि गेहूं के कुल एक्सपोर्ट में यूक्रेन की हिस्सेदारी 12% थी, जो इस समय पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में भारत में बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात किया जा रहा था, लेकिन भारत में बढ़ती कीमतों की वजह से इस पर रोक लग गई थी, जिसमें आज कुछ ढील दी गई है, जिसको लेकर फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। साल 2008 में जब दुनिया आर्थिक संकट का सामना कर रही थी तो केवल मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी नीतियों से भारत की जनता पर इसका असर नहीं पड़ने दिया और देश के विकास को गति दी। लेकिन मोदी सरकार तो अर्थव्यवस्था को संभाल ही नहीं पा रही है। इसी का नतीजा है कि देश में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आलम यह है कि इसने पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, आंकड़े बताते हैं कि किस कदर जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और वाकई ये बात सच है। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो गायब होता विकास मुमकिन है, मोदी है तो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का बिगड़ता हाल मुमकिन है। ये वो सच है इस देश का जो पिछले करीब 8 सालों से बीजेपी सरकार अपने झूठे दावों के नीचे दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आंकड़े हमेशा हकीकत की कहानी बयां करते हैं, जो बता रहे हैं कि 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर निकल गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐसी आग लग गई है जो बुझाए नहीं बुझ रही है। इसी वजह से थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल से 15.08% पर पहुंच गई है। 24 साल बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। दिसंबर 1998 में ये 15.32% पर थी। इससे पहले ये मार्च 2022 में 14.55%, जबकि फरवरी में 13.11% पर थी। जानकारों के अनुसार खाने पीने की चीजों और ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। अप्रैल महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.35% रही है, जो मार्च 2022 में 8.06% पर थी। क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए अप्रैल में इन्फ्लेशन 69.07% रहा। वहीं फ्यूल और पावर की महंगाई दर बढ़कर 38.66% पर जा पहुंची, जो मार्च 2022 में 34.52% रही थी। तेल और बिजली की बात करें तो इसमें 38.66% की महंगाई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 10.85 और तिलहन की 16.10% रही। इससे पहले खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से रिटेल महंगाई दर 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई पर ब्रेक लगाने में नाकाम रही है, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये अच्छे दिन हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।